Good morning, all of you. Today we are going to start a new topic, that is the drafting of constitution in South Africa. Let's start the topic. As we know, South Africa gets its independence in 1994. प्रीवियस वीडियो में आपने स्टडी किया था साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस जो मिली थी वो मिली 1994। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि साउथ अफ्रीका ने किस तरह से अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। ओके, तो उसे कंटिन्यू करते हैं। आजादी मिलने के बाद, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद क्या होता है कि जो ब्लैक लीडर्स थे, साउथ अफ्रीका के ब्लैक लीडर्स, उन्होंने लोगों से अपील किया, ब्लैक लीडर्स ने लोगों से अपील की कि वो व्हाइट लोगों को माफ कर दें। व्हाइट लोगों ने जो उनके साथ में एट्रोसिटीज की थी उन्हें वो भूल जाएं। एट्रोसिटीज का मतलब होता है अत्याचार। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका में एक तो ब्लैक पर्सन हो गया और दूसरा व्हाइट। तो व्हाइट लोग जो ब्लैक लोगों के साथ में एट्रोसिटीज करते थे, अत्याचार करते थे, उन्हें आप भूल जाइए। और क्या बोला, लेट्स मेक ए न्यू साउथ अफ्रीका। और क्या बोला कि आइए सब लोग मिलकर एक नया साउथ अफ्रीका बनाते हैं जो कैसा होगा, जिसमें सभी लोगों के साथ में इक्वलिटी होगी। इसका मतलब होता है समानता होगी, यानी किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी रेस का हो, चाहे वो मैन हो या वुमन हो, उनके साथ इक्वलिटी की जाएगी, समानता की जाएगी। ओके, दूसरी बात, जो नया साउथ अफ्रीका बनेगा उसमें लोगों के पास में फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। तो इस तरह से हम एक नया अफ्रीका बनाएंगे। पुरानी चीजों को भूल जाइए, पास्ट में जो कुछ हुआ उसे आप फॉरगेट कर दीजिए और फ्यूचर की तरफ देखिए। और हम एक नया क्या बनाएंगे, साउथ अफ्रीका बनाएंगे, जिसमें सभी लोग साथ साथ रहेंगे। ठीक है, चाहे वो आपकी किसी भी रेस का हो, मैन हो या वुमन हो। एक चीज और, जिस पर्सन जो है ब्लैक पर्सन है एंड ये पर्सन जो है व्हाइट पर्सन है। तो यहाँ पर एक पॉइंट निकल के सामने आता है कि साउथ अफ्रीका के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके लिए क्या होता है कि दोनों पर्सन, ब्लैक एंड व्हाइट, दोनों पर्सन साथ साथ बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करते हैं। दोनों लोग साथ साथ बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करते हैं। व्हाइट पर्सन है, उसने पास्ट में इन लोगों के साथ में अत्याचार किया था, ठीक है, और इनके ऊपर रूल किया था। रूल कैसे किया था, ऑपरेशन के द्वारा से इन्हें परेशान किया, इनको सताना, ठीक है, इनको बहुत परेशान किया एंड इन लोगों को मारा भी। व्हाइट लोगों ने उनको परेशान किया, ब्लैक लोगों को, एंड ब्लैक लोगों को उन्होंने मारा भी है, बहुत बुरी तरह से मारा है, ठीक है, जान से मार दिया। फिर भी ब्लैक लोगों ने उनको माफ कर दिया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं वो लोग, तो ब्लैक लोग एंड व्हाइट, जिसने परेशान किया वो लोग एंड जो परेशान हुए वो लोग, दोनों लोग मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जाकर उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और इस तरह का एग्जाम्पल वर्ल्ड में कहीं और देखने को नहीं मिलता। साउथ अफ्रीका में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया जा रहा है उसमें ब्लैक एंड व्हाइट दोनों लोग साथ साथ बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करने की सोच रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ पर जो ब्लैक पर्सन है उसे व्हाइट पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, उसे विश्वास नहीं है। ब्लैक पर्सन को व्हाइट पर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से जो व्हाइट पर्सन है उसके मन में क्या है, डर है। उसके मन में डर कैसा है कि जिस तरह से हमने इन लोगों को परेशान किया था, इन लोगों को मारा था, उसी तरह से ये लोग हमको भी इस समय परेशान कर सकते हैं, हमको मार सकते हैं, ठीक है। तो अब दोनों लोग साथ बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, दोनों को एक दूसरे को भरोसा नहीं है और दोनों को डर है। इसी तरह से ब्लैक लोगों को भी डर है। क्या डर है कि जिस तरह से पास्ट में व्हाइट लोगों ने हमारे ऊपर रूल किया था, कहीं ऐसा ना हो फ्यूचर में फिर से ये हमारे ऊपर रूल करने लगे, ठीक है। तो अब इन दोनों कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन तब तैयार हो सकता है जब दोनों एक दूसरे पर विश्वास करें और उनके मन में किसी तरह का डर ना हो। तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में कई सारी नेगोशिएशन होते हैं, और डिस्कशन होता है। उसके बाद दोनों लोग ब्लैक एंड व्हाइट दोनों लोग साथ साथ काम करने को एग्री हो जाते हैं। तो यहाँ पर टू प्रिंसिपल थे। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। इसको सिंप्लीफाई करें तो हम कह सकते हैं मेन बात, ठीक है। ब्लैक लोग क्या चाहते थे, जो ब्लैक पर्सन है वो चाहते हैं रूल ऑफ द मेजॉरिटी होना चाहिए। इसे हम कहेंगे हिंदी में बहुमत का शासन। इसके साथ में किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कंप्रोमाइज का मतलब होता है समझौता। तो यहां पर एक चीज लिखा हुआ है रूल ऑफ द मेजॉरिटी, इसे कहते हैं बहुमत का शासन। तो ब्लैक लोगों का मानना है कि अब जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा या जो नई गवर्नमेंट बनेगी उसमें मेजॉरिटी का शासन होना चाहिए। मींस जिसकी संख्या ज्यादा हो वो शासन करे, ठीक है। तो यहां पर क्या बात निकल के सामने आ रही है, वन पर्सन वन वोट होना चाहिए, ओके। रूल ऑफ मेजॉरिटी को आपने चैप्टर नंबर 2 में स्टडी किया था एंड क्लास 10th में भी आपको स्टडी करना है रूल ऑफ मेजॉरिटी। ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताया गया है कि रूल ऑफ मेजॉरिटी का सिंपल मतलब देखा जाए तो क्या होता है, जिसकी संख्या ज्यादा हो वो शासन करेगा, ओके। लेकिन इसका मतलब बहुत डीप है, ब्रॉड है, उसे हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 में, ओके। तो यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक है, क्या है, आपको याद होगा कि जो व्हाइट लोग थे, व्हाइट पीपल जो थे साउथ अफ्रीका में, उनकी संख्या कैसी थी, कम थी। इट मीन्स उनकी संख्या थी माइनॉरिटी, और वो लोग तो साउथ अफ्रीका में रूल करते थे। संख्या कम है फिर भी रूल करते थे। एंड ब्लैक पीपल की संख्या कैसी थी, ज्यादा थी, इट मीन्स मेजॉरिटी, और उन लोगों को परेशान होना पड़ता था, ठीक है। तो ऐसा प्रिंसिपल होना चाहिए जिनकी संख्या ज्यादा हो वो रूल करे। अब तुम कहोगे कि सर अब तो ब्लैक पीपल ज्यादा है तो वो रूल करेंगे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में जिसको ज्यादा वोट मिले वो रूल करे, और उसे हम कहते हैं रूल ऑफ द मेजॉरिटी, ठीक है। संख्या ज्यादा से मतलब नहीं है, इससे मतलब है जिसकी ज्यादा वोट होंगे वो रूल करेगा, तो इसको हम कहेंगे रूल ऑफ द मेजॉरिटी। नेक्स्ट, ये बात हो गई ब्लैक लोगों की।
आदमी एक ही वोट देगा, तब जिसको ज्यादा वोट मिले वो रूल करेगा। अब हम बात करते हैं व्हाइट पीपल की। जो व्हाइट पीपल हैं उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि जो ब्लैक पीपल जो हैं वो उनकी प्रॉपर्टी को उनसे ना छीने, उनकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना करे। ठीक है, तो फिर इन दोनों के बीच में क्या होता है? नेगोशिएशन होता है, डिस्कशन होता है, बातचीत होती है, एंड दोनों लोग मान जाते हैं। उन्होंने व्हाइट लोग ने क्या बोला? हमें आपका प्रिंसिपल मंजूर है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप संख्या में ज्यादा हो गए तो आप रूल करोगे। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो रूल करेगा। तो ब्लैक और व्हाइट लोग मान जाते हैं। इसी तरह से ब्लैक लोग जो थे वो उनकी बात मान जाते हैं कि हम फ्यूचर में आपकी प्रॉपर्टी को आपसे नहीं छीनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों लोग एग्री हो गए। तो आपने देखा यहाँ पर ब्लैक लोग एंड व्हाइट लोग एग्री हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें जो हुई हैं वो ओरली हुई है। उन्होंने उनसे लिखित में नहीं दिया है कि हम आपकी फ्यूचर में प्रॉपर्टी नहीं छीनेंगे। तो क्या होगा? मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। किसी ने बोला कि मैं आपको अपना मकान दे दूंगा, मेरे मरने के बाद में ये मकान आपका होगा। ठीक है, तो उसने ऐसा बोल दिया उस पर्सन से। जब उसकी डेथ हुई और वो उस मकान को लेने पहुंचा तो उसके बेटों ने उसको वो मकान नहीं दिया। क्यों? तो उसने क्या बोला कि आपके पास में क्या रिकॉर्ड है कि हमारे पिताजी ने कहा था कि हम आपको मकान दे देंगे। फ्यूचर में वो उनको मकान नहीं देंगे। क्यों? उनके पास में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर व्हाइट लोगों ने क्या बोला? आपने तो कह दिया कि चलो आप हमारी प्रॉपर्टी को नहीं छीनेंगे, आप अभी जिंदा हो, कल आप इस दुनिया में नहीं होगे, तो आपके जो लोग जो हैं ब्लैक लोग, क्या हमें परेशान नहीं करेंगे? क्या हमारी प्रॉपर्टी को नहीं छीनेंगे? इस बात की क्या करेंगे? तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए इन सब चीजों को रिटन में लिखा गया। रिटन में लिखा गया, कुछ बेसिक रूल्स बना दिए और उनको रिटन में लिख दिया गया। ठीक है, किस तरह के रूल बनाए? जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट का इलेक्शन किस तरह से होगा, गवर्नमेंट इलेक्शन किस तरह से होगी, गवर्नमेंट की पावर क्या होगी, गवर्नमेंट कौन कौन से काम कर सकती है, कौन कौन से काम नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट की पावर्स। ठीक है, कौन कौन से काम कर सकती है, कौन कौन से काम नहीं कर सकती है। इसी तरह से यहाँ पर कुछ फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन के होते हैं उनके बारे में लिखा गया कि सिटीजन के राइट इस तरह से होंगे और इन राइट्स को कोई भी पर्सन छीन नहीं सकता है। फिर क्या हुआ? तो जो रिटन फॉर्म जो दिया गया, तो रिटन फॉर्म क्यों दिया गया? जिससे फ्यूचर में किसी तरह का कन्फ्लिक्ट ना हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक फादर ने अपनी प्रॉपर्टी बांट दी। ठीक है, 4 बेटे थे उसके, चारों ने बांट दी, लेकिन उसने ओरली बोला कि ये आपका हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा आपका होगा, ये वाला हिस्सा आपका होगा। उसके मरने के बाद में उन चारों भाइयों में लड़ाई हो सकती है कि वो कहेंगे ये वाला हिस्सा मेरा नहीं था, ये वाला हिस्सा मेरा था। तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करना पड़ता है? रिटन में लिखना पड़ता है कि ये वाला हिस्सा किसका था। इसी तरह से इन सब राइट्स को उन्होंने क्या किया? एक रिटन फॉर्म दे दिया, लिख के रख दिया। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट बना दिया जिसके अंदर सारी चीजों को लिखकर उन्होंने रख दिया। तो क्या होगा? फ्यूचर में किसी तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी। ओके, यहाँ पर एक बात और भी थी, आपने लिख तो दिए, ठीक है, अब मान लीजिए कोई गवर्नमेंट बन के आती है नई और उन्होंने सारे रूल्स चेंज कर दिए, फिर क्या होगा? तो ऐसा भी पॉइंट इसके अंदर होना चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट इन रूल्स को चेंज ना कर सके इजीली। तो ऐसा भी इसके अंदर इंतजाम होना चाहिए। तो जो लॉ हम रिटन में लिखते हैं उन्हीं लॉ को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारे लॉ लिखे हुए हैं, सारी बेसिक लॉ लिखे हुए हैं। गवर्नमेंट के इलेक्शन कैसे होगा, गवर्नमेंट की पावर क्या है, फंडामेंटल राइट्स, इस तरह की बहुत सी बातें उसके अंदर लिखी हुई हैं। जो मेन लॉ लिखे हुए हैं उसके अंदर रिटन फॉर्म में, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इस तरह से क्या होता है कि
साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारियां चल रही हैं। फिर क्या हुआ, साउथ अफ्रीका के लीडर्स बोथ ब्लैक एंड व्हाइट, इन लोगों ने 2 इयर्स तक बहुत मेहनत की एंड 2 इयर्स के बाद में उन्होंने क्या किया, अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने बना लिया। तो आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको 1994 में साउथ अफ्रीका आजाद होता है। तो 1994 के बाद यानी 2 इयर्स कितना हो गया, 1996 में साउथ अफ्रीका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया और उसे अगली साल 1997 में लागू कर दिया गया। इस तरह से साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। नाउ लेट अस सी द साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज प्रिपेयर्ड बाय द साउथ अफ्रीका। ओके, साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हुआ उसके क्या फीचर्स थे, इसको हम एक बार देखते हैं। साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो 2 इयर्स में बना। कितने लंबे टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर होता है साउथ अफ्रीका का, आपको याद होगा 1994 से लेकर 1996 तक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया। देन आफ्टर उसके बाद क्या होता है, 1997 में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया। आप कह सकते हो द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट इन 1997। जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब लागू हुआ था, तो आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। उसी तरह से यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है वो हुआ 1997 में, जबकि वो तैयार हो चुका था 1996 को। फर्स्ट पॉइंट, इसमें एक खास बात जो वर्ल्ड में और कहीं देखने को नहीं मिलती है, इसमें दोनों पार्टी, एक तो ब्लैक पीपल एंड व्हाइट पीपल। व्हाइट पीपल कौन सी थी, जिन्होंने लोगों को परेशान किया था और ऑपरेशन के माध्यम से रूल किया था, लोगों को परेशान कर करके इन्होंने रूल किया था। और दूसरी कौन सी थी, ब्लैक, जो परेशान हुए थे, जो ऑपरेशन हुए थे। तो सताने वाला एंड परेशान होने वाला, परेशान करने वाला और परेशान होने वाला, दोनों लोग साथ साथ मिलकर बैठते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करते हैं। ऐसा एग्जाम्पल वर्ल्ड में और कहीं देखने को नहीं मिलता। जिसने परेशान किया हो वो भी साथ बैठा और जो परेशान हुआ हो वो भी साथ बैठा और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपने सिटीजन्स को कई सारे एक्सटेंसिव राइट्स देता है। इट मीन्स कई सारे राइट्स देता है, वो कई सारे व्यापक राइट्स देता है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स देता है। नेक्स्ट पॉइंट, साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ तो उसका एक यूनिक फीचर और भी है। अभी तक साउथ अफ्रीका को एक ऐसी कंट्री माना जाता था जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अनडेमोक्रेटिक है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अनडेमोक्रेटिक कंट्री है। वर्ल्ड के जितने देश हैं वो साउथ अफ्रीका को डेमोक्रेटिक कंट्री मानते ही नहीं थे, सबसे ज्यादा अनडेमोक्रेटिक कंट्री मानते थे। और कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया उनका, तो आज वो कंट्री जिसका नाम साउथ अफ्रीका है वो वर्ल्ड के लिए एक मॉडल बन जाती है, वर्ल्ड के लिए मॉडल बन गई। मॉडल किसका, मॉडल डेमोक्रेसी का। साउथ अफ्रीका की कंट्री जो है डेमोक्रेसी का एक मॉडल बन चुकी है। और मॉडल आप जानते होंगे, तो मॉडल का मतलब क्या होता है, एक प्रतिदर्श कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड में किसी देश ने
डेमोक्रेसी बनाने की सोची है, तो वो क्या देखता है कि मुझे तो साउथ अफ्रीका की जैसी डेमोक्रेसी बनानी है। तो साउथ अफ्रीका क्या हुआ, उसके लिए क्या बन गया, एक मॉडल बन गया कि मुझे उसकी कॉपी करनी है, मुझे उसकी जैसा बनना है। तो तो देखिए आप, साउथ अफ्रीका के लिए कितने गर्व की बात है कि दुनिया उसको एक मॉडल के रूप में देखती है। इसका मॉडल, डेमोक्रेसी का मॉडल। तो ये इसके यूनिक फीचर्स हैं। तो आपने आज के इस वीडियो में देखा साउथ अफ्रीका में किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ और उसके फीचर्स क्या थे। इन्हीं सब फीचर्स के कारण साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं अपने देश को एक रेनबो कंट्री के रूप में कहते हैं कि हमारा देश कैसा है, रेनबो। ठीक है, रेनबो जैसे इंद्रधनुष होता है उसमें कई सारे कलर्स होते हैं, उसी तरह से साउथ अफ्रीका में कैसे हैं, मल्टी कलर्स हैं। मल्टी माने क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ मल्टी कलर्स, ब्लैक व्हाइट, मल्टी मीन्स अनेक। तो वहां पर मल्टी कलर के लोग रहते हैं और सब जैसे इंद्रधनुष कितना प्यारा लगता है, इसी तरह से साउथ अफ्रीका में लोग कैसे रहते हैं, मेल जोल से रहते हैं और वो देश को सुंदर बना देते हैं। ठीक है, रेनबो नेशन एक टर्म है जो साउथ अफ्रीका को दिया गया, किसके द्वारा से, आर्क बिशप डेसमंड टूटू के द्वारा से। जब 1994 में इलेक्शन होते हैं और अपार्टमेंट का एंड हो जाता है तब ये टर्म साउथ अफ्रीका को दिया गया। जिस तरह से रेनबो में डिफरेंट कलर होते हैं उसी तरह से साउथ अफ्रीका में डिफरेंट कास्ट कलर के लोग रहते हैं और सब लोगों ने साथ मिलकर साउथ अफ्रीका को एक कंट्री बनाया है, एक मजबूत कंट्री बनाया है जिसमें सब लोग साथ साथ मिलकर रहते हैं। जैसे आपने रेनबो देखा होगा तो हम ये नहीं कहते कि ये लाल कलर है, ये हरा कलर है, हम सबको कंप्लीट बोलते हैं कि ये रेनबो है। इसी तरह से साउथ अफ्रीका में डिफरेंट कास्ट कलर के लोग रहते हैं और उनकी पहचान कैसी है, अलग है। तो जब साउथ अफ्रीका को एक रेनबो नेशन कहा जाता है, इट मीन्स वहाँ पर जितने ग्रुप रहते हैं, जितने कलर के लोग रहते हैं, चाहे उनका कल्चर अलग हो, चाहे उनकी रेस अलग हो, तो ये सब उसकी यूनिटी को दिखाता है कि वो कैसे हैं, सब एक हैं। और इसलिए उसको एक रंग बिरंगा देश कहा गया, उसको एक इंद्रधनुष के समान देश कहा गया। इंडिपेंडेंस से पहले या फिर हम कहें जब अपार्टमेंट का सिस्टम था तब वो सब साथ साथ मिलके नहीं रहते थे। इंडिपेंडेंस के बाद में जब अपार्टमेंट का एंड हो जाता है तो सब लोग कैसे रहते हैं, सब साथ साथ मिलके रहते हैं, इसीलिए इसको एक रेनबो नेशन कहा गया है। तो ये आज का टॉपिक जो था आपका ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका वो कंप्लीट होता है। आई होप तो आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।